आ रही है आवाज सबको? सुन पा रहे हो? कल हम लोगों ने बात किया था थर्मोडायनेमिक्स में। एक तो ऊष्मा के बारे में, कल हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें ऊष्मा हीट के बारे में हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। उसमें भी दो तरह की हीट थी हमारे पास। एक था ताप परिवर्तन की ऊष्मा, और एक थी हमारे पास अवस्था परिवर्तन की ऊष्मा। ठीक, एक कौन सी थी? ताप परिवर्तन की, और एक थी हमारे पास अवस्था परिवर्तन की ऊष्मा। ठीक, दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया था। यह था H इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, ये थी H इक्वल टू एम एस। एक तो ये बात हुई थी हमारे साथ। एक दूसरी बात हमने की थी कल ताप के बारे में। ताप के कई सारे जो टेम्परेचर स्केल्स थे, डिग्री सेल्सियस था हमारे पास, केल्विन था हमारे पास, डिग्री फारेनहाइट था हमारे पास, र्यूमर था, और रैंकाइन था। ये कई सारे टेम्परेचर स्केल्स के बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे। इसके अलावा कल हमने एक और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, निकाय के बारे में बात की थी। निकाय मीन्स सिस्टम के बारे में। और उस सिस्टम में हमारे पास दो पार्ट थे। एक था हमारे पास माइक्रो सिस्टम, जिसको हमने कहा था सूक्ष्म निकाय, ये कणों की संख्या के आधार पर डिस्कस हुआ था हमारे साथ। एक था स्थूल निकाय। ठीक, इसमें प्राचल के लिए हमने किसके बारे में बात की थी? क्वांटम नंबर्स एन, एल, एम एल और एम एस। उसमें हमने स्थूल निकाय में भी बात किया था टी, वी, यू और टी, टेम्परेचर के बारे में। इसके प्राचल थे टी, वी, यू, टी, और इसके प्राचल थे एन, एल, एम एल और एम एस। ठीक, ये कल तक हमने क्या किया था? डिस्कस किया था इस सब के बारे में। आज अपन स्टार्ट करते हैं उसी निकाय में। एक अगला जो पार्ट है वो है ऊष्मागतिक निकाय। नाम क्या है? ऊष्मागतिक निकाय, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। क्या कहता है ऊष्मागतिक निकाय? जरा सुनो काम की बात। इसका मीनिंग है ऊष्मागतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए अपन जिस निकाय को यूज करते हैं। मीन्स हमारे पास जो भी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होंगी, जो भी ऊष्मागतिक प्रक्रियाएं होंगी, उसके अध्ययन के लिए जिस निकाय को हम लोग यूज करेंगे वो क्या कहलाएगा? ऊष्मागतिक निकाय कहलाएगा। तो मतलब क्या हुआ? ऊष्मागतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए ऊष्मागतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए जो प्रयुक्त निकाय है वो क्या कहलाएगा? ऊष्मागतिक निकाय। हमारे पास जितनी भी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होंगी, उन थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के स्टडी के लिए जिस भी सिस्टम को हम लोग यूज करेंगे वो सिस्टम क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, ऊष्मागतिक निकाय। अपने पास तीन तरह का होता है। एक होता है खुला निकाय, ओपन सिस्टम। ठीक, एक तो क्या होता है? खुला निकाय। एक दूसरा होता है बंद निकाय, क्लोज सिस्टम। और एक तीसरा होता है विलगित निकाय। आइसोलेटेड सिस्टम। ऊष्मागतिक निकाय ऊष्मागतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए प्रयुक्त होगा। तीन पार्ट है, एक खुला निकाय, एक बंद निकाय, एक विलगित निकाय। खुला निकाय का मीनिंग क्या होता है? जरा इधर देखो। खुला निकाय का मतलब क्या है? वो कहता है ऐसा निकाय जिससे पदार्थ तथा ऊष्मा, ऐसा निकाय जिससे पदार्थ तथा ऊष्मा दोनों का क्या हो?
एक्सचेंज, एक्सचेंज बोले तो विनिमय, विनिमय मतलब आदान प्रदान। एक ऐसा निकाय जिससे पदार्थ तथा ऊष्मा दोनों का क्या हो सके, आदान प्रदान हो सके। एक्चुअली पदार्थ के आदान प्रदान का मतलब वॉल्यूम में चेंज, ऊष्मा के आदान प्रदान का मतलब टेम्परेचर में परिवर्तन। तो पदार्थ और ऊष्मा के आदान प्रदान का मतलब यह है कि उसके लिए V और T दोनों में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो पदार्थ तथा ऊष्मा दोनों का एक्सचेंज जो क्या कहलाता है, खुला निकाय कहलाता है, ओपन सिस्टम कहलाता है। ठीक। एक दूसरा है हमारे पास बंद निकाय। बंद निकाय क्या कहता है, पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होगा, पदार्थ का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक। ऊष्मा का एक्सचेंज होगा, मीन्स ऐसा निकाय जिससे केवल और केवल किसका, ऊष्मा का आदान प्रदान हो, पदार्थ का आदान प्रदान नहीं हो। मतलब उसका वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम चेंज नहीं हो। भाई पदार्थ का आदान प्रदान होगा तो पदार्थ का क्या चला जाएगा, वॉल्यूम चला जाएगा, इसलिए पदार्थ का वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलो तीसरी बात सुनो, विलगित निकाय। विलगित निकाय क्या कहता है, कहता है पदार्थ और ऊष्मा दोनों में से किसी का भी एक्सचेंज नहीं होगा। एक ऐसा निकाय जिससे ना तो पदार्थ का और ना ही ऊष्मा का क्या हो, विनिमय हो, एक्सचेंज हो, उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन कहेंगे विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। ठीक। तो ये हमारे पास ऊष्मागतिक निकाय के तीन पार्ट है, एक ओपन सिस्टम होता है, एक क्लोज सिस्टम होता है और एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ठीक। जरा देखो फिर आगे बात करते हैं अपन, बताओ जरा बात समझ आई या नहीं आई। ठीक हो गया, आगे बात करते हैं। आगे सुनो जरा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास, निकायों में अन्योन्य क्रिया। ये बहुत बार पेपर में भी पूछा जाता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आता है, निकायों में अन्योन्य क्रिया से आप क्या समझते हैं। चलो, निकायों में अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम्स, क्या कहता है, सुनो। अन्योन्य क्रिया जो वर्ड है हमारे पास, इंटरेक्शन जो वर्ड है उसका एक अलग मीनिंग है। वो क्या कहता है, वो ये कहता है जब दो अलग अलग निकाय, जब दो अलग अलग निकाय परस्पर संयुक्त होकर, संयुक्त मीन्स कंपाउंड, जब दो अलग अलग निकाय परस्पर संयुक्त होकर एक संयुक्त विलगित निकाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, संयुक्त विलगित निकाय, जब दो अलग अलग निकाय परस्पर संयुक्त होकर एक कंबाइंड आइसोलेटेड सिस्टम, इसका मीनिंग क्या हुआ, कंबाइंड आइसोलेटेड सिस्टम। अगर मान लो ऐसा हो हमारे पास दो अलग अलग निकाय हों और वो दोनों निकाय परस्पर ज्वाइंट होकर, परस्पर मिलकर क्या बनाएं, एक कंबाइंड आइसोलेटेड सिस्टम बनाएं, एक संयुक्त विलगित निकाय बनाएं। संयुक्त का मतलब दोनों की ऊर्जाएं, विलगित का मतलब लेकिन एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, संयुक्त विलगित निकाय बनाए तो ये क्या कहलाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अन्योन्य क्रिया कहलाती है।
अन्योन्य क्रिया का मतलब क्या है? अन्योन्य क्रिया का मतलब यह है जब हमारे पास कोई दो अलग अलग निकाय हों और दोनों निकाय परस्पर क्या हो जाएं, संयुक्त होकर एक नए निकाय का निर्माण करें, और वो नया निकाय कैसा होना चाहिए? विलगित होना चाहिए। तो उस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे? अन्योन्य क्रिया कहेंगे। अपन मान लेते हैं, माना दो निकाय ए तथा बी हैं। हमारे पास क्या है? दो निकाय हैं, ए तथा बी। ठीक है। अन्योन्य क्रिया से पूर्व जैसे मान लो हमने दो सिस्टम ले लिए, एक सिस्टम ले लिया ए, एक दूसरा सिस्टम हो गया बी। ठीक है। अन्योन्य क्रिया से पूर्व निकायों की ऊर्जा ई ए आई, आई वो इनिशियल, इनिशियल बोले तो प्रारंभिक, प्रारंभिक मीन्स अन्योन्य क्रिया से पूर्व, ई ए आई तथा ई वी आई है। इसकी इनिशियल एनर्जी मान लेते हैं ई ए आई है, इसकी इनिशियल एनर्जी मान लेते हैं ई वी आई। ठीक है। तथा अन्योन्य क्रिया के बाद, तथा अन्योन्य क्रिया के बाद उसकी जो ऊर्जाएं हैं ई ए एफ तथा ई वी एफ। हमने मान लिया कि अन्योन्य क्रिया से पहले उसकी ऊर्जाएं क्या है? ई ए आई और ई वी आई है, और अन्योन्य क्रिया के पश्चात उसकी ऊर्जाएं क्या है? ई ए एफ तथा ई वी एफ है। अपन कह रहे हैं संयुक्त विलगित निकाय बनता है। अगर विलगित निकाय बनता है तो ऊर्जा का आदान प्रदान होने का कोई काम नहीं है। अगर ऊर्जा आदान प्रदान नहीं होती तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है अन्योन्य क्रिया से पूर्व की जो ऊर्जा है, अन्योन्य क्रिया से पूर्व की जो ऊर्जा है वो इक्वल होनी चाहिए किसके? अन्योन्य क्रिया के पश्चात जो ऊर्जा है, अन्योन्य क्रिया से पूर्व की जो ऊर्जा वो अन्योन्य क्रिया के पश्चात की जो ऊर्जा है उसके क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब ई ए आई प्लस ई वी आई इज इक्वल टू होना चाहिए ई ए एफ प्लस ई वी एफ के। ठीक है। जरा थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। ई ए एफ माइनस ई ए आई प्लस ई वी एफ माइनस ई वी आई इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। इसका मीनिंग देखो जरा इधर में समझो जरा। ई एफ माइनस ई आई मीन्स अन्योन्य क्रिया से पहले की उसकी जो एनर्जी है और अन्योन्य क्रिया के बाद की उसकी जो एनर्जी है, दोनों का अंतर मीन्स डेल्टा ई ए प्लस डेल्टा ई बी इक्वल टू क्या है? जीरो। इसका मीनिंग क्या हुआ है? इसका मीनिंग यह हुआ कि अन्योन्य क्रिया से पहले और अन्योन्य क्रिया के पश्चात ऊर्जाओं का जो अंतर है उसका टोटल जीरो है। अंतर जीरो नहीं है, अंतरों का योग जीरो है। भाई इसका ये डेल्टा ई है, ये जीरो नहीं है, डेल्टा ई भी जीरो नहीं है। जीरो क्या है? जीरो इन दोनों का टोटल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा ई ए इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा ई बी। मीनिंग क्या हुआ? डेल्टा ई ए का वैल्यू माइनस के डेल्टा ई बी के बराबर है। इसका मतलब अन्योन्य क्रिया के बाद अन्योन्य क्रिया के पश्चात एक निकाय की ऊर्जा बढ़ेगी तो दूसरे निकाय की ऊर्जा क्या होगी?
दूसरे निकाय की ऊर्जा उतनी ही क्या हो जाएगी, कम। ठीक, ये किसका मीनिंग है, निकायों में अन्योन्य क्रिया का। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके, आपके लिए फायदे का सौदा है। चलो देखो एक बार की फटाफट से, मेरे को बताओ जल्दी से। हो गया, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, हो गया सबका। हम्म? आगे बात करते हैं। हाँ सुनो, अपन आगे बात करते हैं अन्योन्य क्रिया के प्रकारों के बारे में। ठीक, चलो आओ इधर। अन्योन्य क्रिया के प्रकार, पहला देखो, 4 तरह की होती है हमारे पास अन्योन्य क्रिया। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार। पहली ऊष्मीय या फिर यांत्रिक अन्योन्य क्रिया। ठीक, दूसरी होती है सुदोष्म अन्योन्य क्रिया। तीसरी होती है हमारे पास व्यापक अन्योन्य क्रिया। सबके मतलब क्या क्या होता है वो अभी बताते हैं। एक होती है ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, एक होती है रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया, एक होती है व्यापक अन्योन्य क्रिया, और एक चौथी होती है अत्यणु व्यापक अन्योन्य क्रिया। ठीक, चलो पहले पहले के बारे में बात करते हैं, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया क्या कहती है, जरा देखो। मीनिंग क्या है ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया, जरा सुनो। इसको बोलते हैं, यांत्रिक भी होता है इसका नाम, मैकेनिकल या थर्मल। वो कहती है ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें ना तो निकाय के बाह्य प्राचल, पैरामीटर्स जो है उसके, मीन्स जिसके बेसिस पर अपन निकाय के बारे में डिस्कस करते हैं, तो कहता है ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें ना तो निकाय के बाह्य प्राचल और ना ही ऊर्जा अवस्थाएं परिवर्तित हों। मतलब ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें ना तो निकाय के बाह्य प्राचल परिवर्तित हों, ना निकाय की ऊर्जा अवस्थाएं परिवर्तित हों, केवल ऊष्मा का एक्सचेंज हो। केवल क्या हो, ऊष्मा का एक्सचेंज हो। तो वो जो इंटरेक्शन है, वो जो अन्योन्य क्रिया है, वो क्या कहलाती है, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया कहलाती है। थर्मल या फिर मैकेनिकल इंटरेक्शन कहलाता है। मीन्स ऐसा इंटरेक्शन जिसमें निकाय के जो एक्शनल पैरामीटर्स हैं वो भी चेंज नहीं होने चाहिए, निकाय की जो एनर्जी स्टेट्स हैं, ऊर्जा अवस्थाएं हैं, वो भी परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए, हीट का एक्सचेंज होना चाहिए। वो क्या कहलाती है, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो निकाय
ऊष्मा देता है, जो निकाय क्या देता है, ऊष्मा देता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं ठंडा निकाय। ठीक, जो निकाय ऊष्मा लेता है उसे अपन क्या कहते हैं, गर्म निकाय। मीन्स जो निकाय ऊष्मा देता है वो तो ठंडा निकाय, और जो निकाय ऊष्मा लेता है उसको गर्म निकाय। इसके अलावा एक और बात, जो निकाय ऊष्मा दे रहा है उसकी एनर्जी ऊष्मा माइनस क्यू, जो निकाय ऊष्मा ले रहा है उसकी एनर्जी प्लस क्यू। मीन्स जो निकाय ऊष्मा देता है उसकी तो ऊष्मा माइनस क्यू, और जो निकाय ऊष्मा लेता है उसकी प्लस क्यू। इसका मीन्स ऊष्मा में जो परिवर्तन आया वो क्या हुआ, माइनस क्यू प्लस क्यू इक्वल टू 0। और ये विशेषता भी है कि ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है उसका कुल मान 0 आना चाहिए। ये तो अपन ने कहा था विलगत निकाय में क्या होता है, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता। तो ये किसकी बात हुई, ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया की। जरा देखो फटाफट से, फिर आगे बात करते हैं अपन। तो यस नहीं आया दोनों, हिसाब बता दो दोबारा। हाँ सबको समझ तो आ रहा है, अब वैसे भी पुराने बच्चे हो तुम सारे। चलो भाई आगे बात करते हैं। दूसरा है अपने पास ऊष्मान्योन्य क्रिया। ठीक है, एडियाबैटिक इंटरेक्शन। सुनो जरा क्या कहता है, कहता है ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें निकाय के बाह्य प्राचल ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें निकाय के बाह्य प्राचल परिवर्तित हों, लेकिन ऊष्मा का एक्सचेंज नहीं हो। तो ऊष्मा का मतलब भी यही होता है, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, यही तो मीनिंग होता है रोदोष्म का। तो ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें निकाय के पैरामीटर्स तो चेंज हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऊष्मा का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाता है, रोदोष्म अन्योन्य क्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक निकाय द्वारा, इसमें एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। ठीक, क्या होता है, ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें निकाय के बाह्य प्राचल क्या नहीं होने चाहिए, परिवर्तित नहीं होने चाहिए। ऊष्मा का बाह्य प्राचल तो परिवर्तित हो लेकिन ऊष्मा का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर कार्य किया जाता है। ठीक है, जिस निकाय द्वारा कार्य किया जाए वो तो होता है प्लस डब्ल्यू। जिस निकाय पर कार्य हो वो क्या होता है, माइनस के डब्ल्यू। मीन्स जिस निकाय द्वारा कार्य करेंगे वो प्लस का डब्ल्यू,
जिस निकाय पर कार्य करेंगे वो माइनस का डब्ल्यू। इसका मीनिंग टोटल जो वर्क डन है, टोटल जो कार्य वो क्या होगा, उसका कुल कार्य है, कुल कार्य क्या होगा, जीरो होगा। इसका मीनिंग ये है कि उस प्रोसेस में एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो नहीं होगा। एक निकाय कार्य करेगा, दूसरे निकाय पे कार्य करेगा, मीन्स कुल जो कार्य का मान है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्या होती है, प्रदोष मंजन क्रिया। ठीक, चलो अपन एक तीसरी बात और करते हैं अपने साथ, फिर आगे बात करेंगे। जरा बताओ, प्रदोष मंजन क्रिया बात समझ आई या नहीं आई, बोलो। बोलो। अरे वाह, क्या बात है, बड़ी जल्दी समझ आते हैं तो सारी बातें हैं, इंटेलिजेंट हो गए हो पढ़ पढ़ के, स्पीड ज्यादा है। हाय क्या बात। चलो अब धीरे धीरे पढ़ा दे, रुदोष्म। हाँ चलो तीसरा देखो भाई, हाँ देखो अब धीरे धीरे पढ़ाते हैं। अच्छा अगली बात सुनो, अगला है अपने पास व्यापक अन्योन्य क्रिया। अगला क्या है अपने पास, व्यापक अन्योन्य क्रिया, वो कहते हैं अपन जनरल इंटरेक्शन। अच्छा सुनो, मीनिंग क्या है व्यापक अन्योन्य क्रिया का। इसका मीनिंग ये है, वो ये कहता है कि भाई नेचर में, प्रकृति में ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि कोई भी निकाय के बाह्य प्राचल परिवर्तित ना हो या फिर निकाय ऊष्मा का एक्सचेंज नहीं करे। मीन्स मान लो आपने इनपुट दिया, उतना आउटपुट मिलना पॉसिबल नहीं है। मीन्स आदर्श स्थिति, एक आइडल कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ना तो कोई ऐसा निकाय पॉसिबल है जिसमें क्या हो, बाह्य प्राचल परिवर्तित ना हो, ना कोई ऐसा निकाय संभव है जिसमें ऊष्मा का एक्सचेंज नहीं हो। तो वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि मान लो किसी निकाय को जो ऊष्मा दी जाए, वो ऊष्मा का कुछ पार्ट तो क्या करता है, बाह्य प्राचलों में परिवर्तन करता है, और कुछ पार्ट किसमें काम आता है, कार्य करने में काम आता है। रिजॉइन बोलना, रिजॉइन कर लेना भाई एक बार की। हम्म,